आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पृष्ठ संख्या 45 में लिखा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो पहला है कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। कमरे के ताप पर मरकरी की द्रव्य होती है, यानी कि मरकरी को अगर जो हम कमरे के ताप पर रख दें तो वह द्रव्य में चेंज हो जाती है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से किसे आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक मरकरी और लेड होता है। अब इसमें दूसरा है कि आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ध पहले हम देखते हैं। वैसे पदार्थ जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है उसे आघात वर्ध कहते हैं। यानी कि जैसे सोना हो गया, सोने को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। लोहा हो गया, लोहे को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए इसमें दिया है कि उदाहरण के लिए अधिकतर धातुएं आघात वर्ध होती हैं। यानी कि ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वह आघात वर्ध होती हैं, यानी उन्हें हम पीट कर चादर की भांति बना सकते हैं। तन्य क्या है? वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है तन्य कहलाते हैं। यानी कि जिन्हें हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, या भी पतले तार की तरह होते हैं ना, इसलिए इन्हें हम तन्य कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, अधिकतर धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि यह अभी ज़्यादातर धातुएं जो हैं तन्य होती हैं। अब दिया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखना चाहिए। यानी कि जो सोडियम है उसे केरोसिन में क्यों डुबोया जाता है। तो उत्तर दिया है कि सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता सोडियम में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेज़ी से अभिक्रिया पर आग पकड़ लेती है। यानी कि अगर जो इसे हम खुले जगह में रख दें तो यह ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और इसमें आग लग जाती है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखना चाहिए। इससे बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए हमें केरोसिन तेल में डुबो के रखना चाहिए। दिया है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला भाप के साथ आयरन, दूसरा जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। भाप किससे बनता है? वाटर से। H2O प्लस आयरन से, यानी Fe3O4 प्लस H2 बन गया। उसके बाद जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। जल देखिए, कैल्शियम यहाँ है, जल यहाँ पे देखिए CaOH होल ट्वाइस, एकवश में प्लस H2O प्लस, हीट निकल गई। उसके बाद पोटेशियम के साथ किए हैं वाटर की, तो KaOH H2 प्लस हीट यहाँ से भी निकल गई। दिया है A, B, C एवं D, चार धातुओं को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। इसे सारणीबद्ध किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। इस सारणी का उपयोग कर, या जो सारणी दी है, इस सारणी का उपयोग कर A, B, C और D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। इसमें कोई अभिक्रियाशील नहीं है। विस्थापन कोई अभिक्रियाशील नहीं, कोई अभिक्रियाशील नहीं, यानी आयरन सल्फेट कोई अभिक्रियाशील नहीं है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, या इसमें भी कोई अभिक्रियाशील नहीं है। जिंक सल्फेट
कोई अभिक्रियाशील नहीं, कोई अभिक्रियाशील नहीं, कोई अभिक्रियाशील नहीं। ठीक है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट दिया विस्थापन और कोई अभिक्रियाशील नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें कौन है? तो देखो यहाँ विस्थापन है, यहाँ खाली है, यहाँ कोई अभिक्रियाशील नहीं, यहाँ भी कोई अभिक्रियाशील नहीं, है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा बी वाला है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो सबसे अभिक्रियाशील बी, बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब दूसरा देखते हैं, धातु बी को कॉपर सेकंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो धातु बी को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो वह उसे विस्थापित कर देगा। ठीक है। तीसरा कि धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे है कि धातु को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना बी ए सी डी है। बी ए सी डी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील बी है, उसके बाद ए है, उससे कम ए है, फिर उससे कम सी है, सबसे कम डी है। डी में कोई अभिक्रियाशील नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं चौथा, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए देखते हैं, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी H2SO4 को जब हम अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मतलब जब हम अम्ल में डालते हैं तो उसमें से अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, यानी कि जब हम डालते हैं तब, यानी कि H2SO4 में डालते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सेकंड के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी आयरन H2SO4 FeSO4 प्लस H2 यह निकलती है। ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, जिंक को आयरन थर्ड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए, जिंक को आयरन थर्ड सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। एक अभिक्रिया है जैसे जिंक प्लस FeSO4, जो जिंक है यह FeSO4 को हटा देता है वहाँ से और अपना जुड़ जाता है, यानी ZnSO4 प्लस आयरन निकल जाता है, आयरन अलग हो जाता है, Fe को हटा देता है जिंक। अब पृष्ठ संख्या 54 में लिखा है कि पहला, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। चलिए देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 11। सोडियम का होता है 11। हम पढ़ें KLMN, सोडियम है 11, यानी कि K में 2, L में 8, M में 1, 11 हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो K में 2, L में 6। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, मैग्नीशियम का है 12, तो K में कितना हो गया? 2, L में 8, M में 2। ठीक है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना Mg 1 लोन पेयर। और अगर जो हम ऑक्सीजन का देखें तो इसमें 3 लोन पेयर है, सोडियम में लोन पेयर नहीं, एक बिंदु है सिर्फ बस। यहाँ देखिए एक है, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6, या तो 6 हटाए या तो 2 ले।
या तो 6 को पूरा हटा दे या तो 2 ले ले, और इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी 2 हटाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सोडियम +1 में होता है। +1 में इसलिए होता है क्योंकि इसे हटाना पड़ता है। कोई भी चीज़ जाती है तो आप उसे हम प्लस में लिखते हैं, यानी कि एक जब हटाएगा तो यह ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन को -2 में लिखा जाता है। -2 में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस में छः लोन पेयर, मतलब 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो 6 को हटाना ज़्यादा आसान है कि 2 को लेना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ 6 को न हटा के यह 2 ले लेता है। जब कोई चीज़ प्लस होती है तो उसे हम माइनस से लिखते हैं। मैग्नीशियम भी 2 हटा देता है, इसलिए इसे हम +2 लिखते हैं। ठीक है। अब Na2O का निर्माण तो देखिए, सोडियम एक सोडियम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्सीजन, 2Na+ O2-, तो Na2O। देखिए सोडियम का चार्ज +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो जब हम इसे बनाते हैं तो यहाँ पे +1 हो गया, तो यहाँ पे -2 हो गया। तो इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे हो जाता है, यानी कि Na2O, यही बन गया। इसी तरह से हम मैग्नीशियम का अगर जो निर्माण करें तो देखिए Mg+2 और ऑक्सीजन -2, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो Mg2O2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि MgO, यही बन गया। ठीक है। इसी तरह से N2O का निर्माण करें तो N2O देख ले, N2O यही तो हो गया, और MgO हो तो गया। तीसरा यहाँ दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। N2O में सोडियम +1 होता है तथा ऑक्सीजन -2 होता है। सोडियम तथा ऑक्साइड आयन उपस्थित हैं इसमें, तो इसमें मैग्नीशियम तथा ऑक्साइड के आयन उपस्थित हैं। ठीक है। अब देखते हैं आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि उस आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके गलनांक बहुत उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो अंतर होता है आयनिक आकर्षण का, बहुत मजबूत होता है। उसे तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए, पर्याप्त मात्रा चाहिए। पृष्ठ संख्या 59 में है कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है। खनिज पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिक को हम खनिज कहते हैं। यानी कि जो हमारे पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, इसके नीचे जो पाए जाते हैं खाद्य पदार्थ, उसे हम खाद्य पदार्थ नहीं, बहुत से पदार्थ होते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। जो ज़मीन के नीचे धंसे होते हैं उन्हें निकाला जाता है, उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। अयस्क क्या है, अयस्क वो एक खनिज जिसमें कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि जो खनिज पदार्थ हमें मिलता है उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें जो हम निकालते हैं उससे जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। गैंग पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे हम गैंग कहते हैं, उसे हम गैंग कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी हो गया, रेत हो गया, आदि कई चीज़ें हैं जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उसे हम गैंग कहते हैं। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुएं सोना और प्लेटिनम है। यानी कि सोना और प्लेटिनम जो है यह मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी धातु है उसे अगर जो हम उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अगर जो उसका हम ऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपचयन प्रक्रम का उपयोग करना पड़ता है। देखिए पृष्ठ संख्या 61 में दिया है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। देखिए जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जिंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैग्नीशियम जो है यह विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। उसके बाद कॉपर में कोई नहीं, यह विस्थापित नहीं होता है, यह विस्थापित नहीं होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखें तो यह भी विस्थापित नहीं होता है, मैग्नीशियम इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है और यहाँ भी विस्थापित नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे विस्थापन हो जाता है, यहाँ भी विस्थापन हो जाता है और यहाँ कुछ नहीं होता। देखिए आगे देखते हैं। देखिए धातु जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे विस्थापन हो जाता है, यहाँ विस्थापन नहीं होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ विस्थापित नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी विस्थापित नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ विस्थापन, यहाँ भी विस्थापन है, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है। अब इसमें दिया दूसरा, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? ऐसी कौन सी धातु जिसे हम आसानी से रख नहीं सकते हैं, संरक्षित नहीं कर सकते हैं? वह धातुएं जो कम अभिक्रियाशील होती हैं, आसानी से संरक्षित नहीं होती हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम तथा चांदी। इन सबको हम आसानी से संरक्षित नहीं कर सकते हैं। मिश्रातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। यानी कि कोई भी दो, जैसे एक ये हो गया, एक इस तरह से ले लेते हैं, एक इस तरह से ले लेते हैं, एक इस तरह से ले लेते हैं, यह सब जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम मिश्रातु कहते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया देखिए, AgNO3 विलेन एवं कॉपर धातु यानी डी वाला जो है यह युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जब लोहे की कोई परत हो उसे हम जिंक से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि उस पर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाना, यानी कोई भी लोहा, उसे जब हम जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। बर्तनों में देखे होंगे, बहुत सी चीज़ों में। तीसरा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? जल में विलेय है और वह कैल्शियम हो सकता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है, इसके बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी वाला। पांचवा देखते हैं। आपको एक हथौड़ी, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है जैसे आपको एक हथौड़ी दे दी गई है, बैटरी दे दी गई है, बल्ब दे दी गई है, तार दे दिया गया है और स्विच दे दिया गया है।
इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। उत्तर है धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच विभेद करने के लिए हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए पदार्थ को हथौड़े से पीटने से यदि वह टूटकर बिखर जाता है तो अधातु है, और यदि थोड़ा फैल जाता है तो वह धातु है। यानी कि लोहा हो गया, लोहे को अगर जो हम पीटते हैं तो वह फैलता हुआ चला जाता है, लेकिन अगर जो कोई पत्थर हो या और ऐसी चीज़ें हैं उसे अगर जो हम हथौड़े से पीटते हैं तो वह टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि वह धातु है या अधातु है। फिर धातु में आघात वर्धता गुणधर्म पाया जाता है। इसी प्रकार हम बैटरी, बल्ब, यानी कि जो धातु होता है इसमें करंट, जिसे हम कहते हैं करंट, पाया जाता है। इसकी वजह से हम उसे बैटरी, बल्ब, तारों और नमूने के साथ एक विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए स्विच का उपयोग कर सकते हैं। यदि बल्ब जलता है तो दिया गया नमूना धातु है, अन्यथा अधातु है। दूसरा है कि धातु और अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आंकलन कीजिए। उपरोक्त परीक्षण धातुओं और गैर धातुओं के बीच विभेद करने के उपयोगी हैं, क्योंकि ये भौतिक गुणों पर आधारित होते हैं। इन परीक्षणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। ठीक है। छठवां है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। जो दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण का तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्राप्त करते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए Al2O3 प्लस HCl से अभिक्रिया करके AlCl3 प्लस H2O बनाता है। देखिए ये एसिड है और ये बेस है और ये साल्ट है। यहाँ भी बेस, एसिड, साल्ट और वाटर, यानी कि क्षार, अम्ल, लवण, फिर वाटर, चारों चीज़ बना दिया है। यहाँ पे अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा वाटर का निर्माण किया है। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसे नहीं कर सकते हैं। चलिए, आयरन तथा एल्युमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। यानी कि आयरन जो है और एल्युमिनियम, यह दोनों अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, क्योंकि वह हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। मरकरी तथा तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। एक चार्ट आता है, उसमें लिखा होता है पूरा कि कौन हाइड्रोजन को कौन किसको विस्थापित कर सकता है। ऊपर से नीचे तक ऐसे पूरा लिखा होता है। उसको आप कहीं से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई एक वीडियो में बना दूंगा उसके भी। अब आठवां, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो देखिए, किसी धातु M में विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध के रूप में, कैथोड शुद्ध धातु की पतली परत होती है। विद्युत अपघट्य धातु M के लवण विलयन में होते हैं। ठीक है।
जो विद्युत अपघट्ट होते हैं धातु M के लवण विलयन में होते हैं। कैथोड जो होते हैं शुद्ध धातु की परत होती है, यानी कि जो कैथोड होती है यह शुद्ध धातु की परत होती है। जो एनोड होती है यह अशुद्ध के रूप में पाए जाते हैं। अब 9वां है, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार यहाँ प्रणाली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्र किया है। यहाँ पे देखिए, ए है गैस की क्रिया क्या होगी। पहला, सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर। अब बी है, ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम पहले ए देखते हैं कि पहला, सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगा। सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन आर्द्र लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि परखनली में जमा सल्फर गैस धातु है। जो परखनली में जमा सल्फर गैस है वह धातु है और उसकी ऑक्साइड प्राकृतिक अम्लीय होती है। अब दूसरा कि ऊपर अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सल्फर धातु है, यानी सल्फर सॉलिड में प्लस ऑक्साइड गैस में, तो बनाएगा SO2। ठीक है। अब 10वां है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। पहला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, यहाँ पे है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नलिखित हैं। पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के। तेल, ग्रीस या पेंट लगाने से हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन लोहे से सीधे संपर्क में नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यानी कि लोहे के ऊपर, जैसे लोहा है, इसके ऊपर हम तेल हो गया या ऑयल हो गया या ग्रीस हो गया या फिर पेंट हो गया, इन सबको लगाकर हम जंग से बचा सकते हैं। और फिर यसद लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। इस प्रकार लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि लोहे के ऊपर हम जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं। जस्ते की पतली परत चढ़ा दें तो वह ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, इससे भी हम उसे बचा सकते हैं। 11 की ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं। उत्तर है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। Na2O अम्लीय, SO2 अम्लीय, उदासीन NOCO। अब 12 है कि कारण बताइए। पहला, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो उत्तर है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये चमकीले होते हैं। इसके अतिरिक्त वह कम अभिक्रियाशील होते हैं और आसानी से संरक्षित नहीं होते हैं, यानी कि वह आसानी से संरक्षित नहीं होते हैं। दूसरा बी वाला है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु हैं तथा ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सके। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम और लिथियम जो है यह बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। जैसे ही ऑक्सीजन या उन्हें नमी मिली तुरंत वह अभिक्रिया करते हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता, डुबो कर रखा जाता ताकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर सकें। इन्हें अभिक्रिया करने से रोकने के लिए हम इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है। सी है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी
इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि यद्यपि एल्युमिनियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी यह संक्षारण रोधी है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इस पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनती है, जो इसे इसके संक्षारण होने से रोकती है। यानी कि एल्युमिनियम जो है यह एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी यह संरक्षण रोधी होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर जो बनी एल्युमिनियम की परत होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत होती है, यह इसे संक्षारण होने से रोकती है। इसके साथ ही यह हल्की और ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। डी वाला है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है। तो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट एवं सल्फाइड की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। निष्कर्षण प्रक्रम में जो कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि जो कार्बोनेट और एवं सल्फाइड की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देता है, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। यानी कि वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, वह उनमें नमी होती है। अभिक्रिया के कारण तांबे की जो सतह है यह हरे रंग की हो जाती है। हरे रंग की उस पर परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। जब उसके ऊपर किसी चीज़ की परत बन जाएगी तो वह अपनी चमक खो देता है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देते हैं, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। चलिए देखते हैं धातु अधातु। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी कि धातु में अगर जो हम करंट प्रवाहित करें तो करंट बह सकती है, यानी कि धनात्मक होती है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। यानी कि जो धातु होती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और जो अधातु होती हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती हैं। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजन क्लोराइड का निर्माण करती हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जल से अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म पानी से और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। अधातुएं ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। 15 एक व्यक्ति
प्रत्येक घर में सुनार बन एक व्यक्ति है जो प्रत्येक घर में सुनार बनकर आता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ है उसे नई यानी उसमें चमक लाने का एक ढोंग रचाया है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। यानी कि वह सोने की तरह तो चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन जो है बहुत ही कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तर्क वितर्क के पश्चात है उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? वह व्यक्ति एक्कारेजिया का प्रयोग करता है, जो 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। यानी कि जो एक्कारेजिया है, एक्कारेजिया जो है यह 3 भाग सांद्र HCl का तथा 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण करता है, जो कि यह सोने और प्लेटिनम जैसे धातु को भी घोलने की क्षमता रखता है। यानी कि उसे घोल देता है। इसी विलेन में डुबोने से सोने के कंगनों का वजन कम हो जाता है। यानी कि जब उसमें सोने का वजन कम इसलिए होता है, जब हम उस विलेन में उसे डुबोते हैं तो उसमें जो और ऊपर का जो रंग होता है, मतलब उसकी ऊपर की जो परत होती है वह घुल जाती है, और जो अंदर की परत होती है वह चमकीली हो जाती है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। यानी कि जो गर्म जल होते हैं, इसका जब हम टैंक बनाते हैं तो तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्रात का नहीं। इसका कारण बताइए। जब हम गर्म जल का टैंक बनाते हैं तो उसमें हम तांबे का उपयोग होता है, यानी तांबे का उपयोग करते हैं, लेकिन लोहे का नहीं करते हैं, लोहे की मिश्रात का नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? देखते हैं। तांबा उबलते या गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि जो तांबा होता है यह उबलते या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि जो तांबा है इसका गलनांक जो है यह तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक है। साथ ही तांबा लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातों का नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।